नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। भोपाल में ये बीजेपी का मीडिया सेंटर है। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब दूसरे चरण का जो मतदान है होने वाला है। तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर कि जो पहला चरण था उसमें आपने जन समर्थन खो दिया है, हवा निकल चुकी है 400 पार के नारे की। क्या लगता है आपको, पहला चरण कैसा रहा, दूसरा चरण कैसा रहेगा? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ है कि मैं आपका अब मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप चुनाव में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर आए। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की धरती भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी के मन में मध्य प्रदेश बसता है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी बसते हैं। इसकी बानगी हमने विधानसभा के चुनाव के परिणामों में देखी थी, जब दिल्ली के ही कई आपके साथी लगातार खबरें चला रहे थे कि 3 राज्यों में मध्य प्रदेश जिसमें शामिल था, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां शायद अनुकूल नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं उसने अपने आप में स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन पर, उनके दिल पर अगर कोई राज करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, विकासवादी और राष्ट्रवादी सरकारें हैं। तो इन चुनावों में भी हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि अब की पार 400 पार का जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है अपने सहयोगी दलों के साथ, तो मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत करके प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति को एक बेहतर ढंग से अर्पित करेगा। जी। और अगर हम देखें चुनाव प्रचार के जो मुद्दे हैं, चुनाव से पहले बात हो रही थी विकास की, महंगाई की, बेरोजगारी की विपक्ष की ओर से, लेकिन अब एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी अगर आई तो। सूरत में हमने देखा कि निर्विरोध जब से बीजेपी प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं तब से ये लगाया जा रहा है आरोप कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता मिली तो ये जो सूरत में जो हाल हुआ है यही सूरत हाल देश भर में भी होगा। कैसे देखते हैं इस आरोप? देखिए, देश में पहली बार कोई सांसद निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के अनेकों हमारे सामने प्रकरण हैं जिनमें 2 दर्जन से ज़्यादा बार जो लोकसभा के सांसद हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डिम्पल यादव जी भी कुछ वर्ष पूर्व निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। आज इंडी गठबंधन का उनका पार्टी भाग है, तो वहाँ पर लोकतंत्र को खतरा नहीं आता। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के ही अपने कई सारे लगभग 10 के करीब सांसद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तब लोकतंत्र के ऊपर खतरा नहीं आया था। लेकिन आज इनको लोकतंत्र में खतरा दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज कांग्रेस को ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर डरे हुए प्रत्याशी, सहमे हुए प्रत्याशी जो अपनी हार की प्रत्याशा से ही मात्र डर रहे हैं, जनता का सामना करने से डर रहे हैं, वह लोकतंत्र की यह जो एक लड़ाई है उसमें आज अपने आप को पूरी तरीके से फिट नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जो पहले तानाशाहों ने अपने भरोसे में अपने उनको नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था, जब जनता मुखर होकर के अपना आशीर्वाद दे रही है तो उनको इस प्रकार की आपत्तियां नजर आ रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। विगत लगभग 5 चुनावों से वह सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस स्थिति में कौन सा व्यक्ति अपनी जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़ना चाहेगा। इस स्थिति में यह कांग्रेस के अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं का गढ़ा गया एक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान किया। अगर आपको तानाशाही की बानगी देखनी है तो आपको आपातकाल में जाना होगा, जब देश का जो लिखित संविधान है उसको धता बताते हुए पूरी तरीके से देश में एक व्यक्ति और एक परिवार के हाथों में सत्ता को केंद्रित कर दिया गया था और उसका किस स्तर का दुरुपयोग हुआ था। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं गया था, कोई चोरी डकैती के आरोप में जेल में नहीं गया था। सबके सबको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बंदी बनाया गया था। यह चीज़ इस देश का एक उससे अप्रतिम उदाहरण आज तक हमारे सामने नहीं है। और इसके साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है, आज लगभग 10 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है। हमने किसी भी सरकार को, निर्वाचित राज्य सरकार को कभी भी गिराने का काम नहीं किया, उनको बर्खास्त करने का काम नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे उदाहरण हैं जिसमें निर्वाचित तरीके से चुनी गई सरकारों को, उनके जो निर्वाचन है उनको खारिज करने का काम किया गया था, उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करती है और उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ती है। जी, आपने कहा 10 साल से सरकार चल रही है। 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विकास का जो नारा था, सिद्धांत था उनका आगे बढ़ने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान कोट किया और उसको लेकर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है कि प्रधानमंत्री विभाजन की मानसिकता रखते हैं, उस विभाजन की मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं और चुनाव आयोग मूक बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 1700 से ज़्यादा लोगों ने लिखित शिकायत की है। कैसे देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री का जो बयान है वो सच में विभाजित करने वाला है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार से इस चीज़ को शब्दों की चाशनी में लपेट करके वह जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान तत्कालीन परिस्थितियों में दिया गया था उसको ही एक बार पुनर्से स्थापित करने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में इस बात को मानती है कि विभाजन की राजनीति को जनता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस की आज इस देश में दुर्गति हुई है। हमारा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि देश के प्रत्येक सामाजिक वर्ग को, हम जातियों में धर्म के आधार पर लोगों को नहीं देखते। हमने जब प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख रूप से अभी जब हमारा संकल्प पत्र आया तो ज्ञान करके GYA और N इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है और इसमें बताया है कि हम किन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जहाँ हम गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं और उनके हित और उनके कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, वह किसी भी जाति वर्ग से हो, किसी भी धार्मिक समूह से हो। हमने कभी उनको उसमें विभाजन की मानसिकता के साथ नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस ने जिस स्तर का नफरत का बीज पूरे देश में बोने का प्रयास किया है, पूरे देश की जनता उस तथ्य से वाकिफ है। जहां एक और हिंदुओं को तो यह खंड खंड में बांटना चाहते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक आबादी है उसका कंसोलिडेशन इनको चाहिए कि एक मुश्त वोट इनको मिल सके ताकि यह अपने उसी विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा सकें जिसमें बाबर और अकबर की मानसिकता को यह आगे बढ़ा चुके। तो देश अब बाबर और अकबर की मानसिकता से बहुत आगे जा चुका है। अब जजिया जैसे कर इस देश में लगने नहीं देंगे और स्वाभाविक तौर पर यदुवर और रघुवर का देश है। उन्हीं के मूल्यों, उन्हीं की परंपराओं और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम आगे बढ़ेंगे और जो भी इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति को करेंगे तो उनको देश की जनता के सामने जाकर के जवाब होना होगा। और आज एक बेहद ही मौजूद प्रश्न है जहां आप देखिए, एक जब हिंदू बेटी की साथ विभत्स घटना होती है, उसके अपने पिताजी कांग्रेस के नेता हैं, कोई कांग्रेस का नेता उसकी पीड़ा को साझा करने नहीं जाता। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, हमारी पार्टी, हमारी जो हमारे वैचारिक रूप से जुड़े हुए हमसे छात्र संगठन है वह उसको लेकर के आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। तो यह दिखाता है कांग्रेस में आज जो लोग हैं जो सनातन को झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ पर भी मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक सनातनी लोग होंगे तो उनको आईने के सामने खड़े होकर के विचार करना चाहिए क्या वह एक ऐसी मानसिकता वाले संगठन में रह सकते हैं जो उनकी बहन बेटियों के साथ आघात हो जाने पर भी उसको सेकुलरिज्म के चश्मे से देखने के खातिर उस पर पर्दा डालने का प्रयास करे। और आज देश की जनता इन चीज़ों को जानती है और यही कारण है कि कांग्रेस आज किसी भी कीमत पर देश की जनता का विश्वास हासिल कर पाने में अक्षम साबित हो रही है। जी, और आपने भी कहा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। ये बात सुनने समझने में अच्छी लगती है, लेकिन में इससे दो सवाल उपजते हैं। एक तो अगर ऐसी स्थिति है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी हैं तो फिर आप लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई दूसरी पार्टियों से नेताओं का जो रेला है बीजेपी में लाने की। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी है तो क्यों पूरी की पूरी पार्टी प्रचार पर तो रखी है। प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो के लिए आ रहे हैं, JP नड्डा यहाँ लगे हुए हैं, अमित शाह लगातार रैलियाँ कर रहे हैं। तो पूरा जो आला कमान है ऐसे लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है, इसलिए सबके सब लग गए हैं। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो विचार है उसका निरंतर विस्तार होते रहना चाहिए। जब तक एक भी व्यक्ति हमारे विचार के साथ सहमत नहीं हो रहा है तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे विचार को आत्मसात करे। और एक जो हमारा मानना है कि हमारे विश्वास में ऐसी मजबूती है कि वह व्यापक स्तर पर लोगों को अपने भीतर समाहित कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है उसी दर्शन को भारतीय जनता पार्टी मानती है। सनातन का जो दर्शन है जो बंधुत्व की बात करता है, हम उसी भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों का अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, जिन लोगों के जन समर्थन है, जिन लोगों ने व्यापक तरीके से जनसेवा के काम को आगे बढ़ाया है, अगर वो हमारे विचार को आत्मसात करते हैं, राष्ट्रवादी और एक जो पूरी तरीके से विकासवादी राजनीति का मॉडल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्थापित किया है, हमने सिर्फ उसको कहीं ना कहीं उसके कल्पना को नहीं, उसको हकीकत पर सिद्ध करके दिखाया है। और जैसा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं। तो हकीकत जो 10 वर्षों में बुनी गई है उससे अगर प्रभावित होकर के जब देश में 370 अनुच्छेद को हटाया जाता है, 35A को हटाया जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर एक राष्ट्र के रूप में गदगद नागरिक जो है, इस राष्ट्र प्रेमी जो नागरिक है, वह भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त करता है। जब राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हमारे द्वारा किया जाता है, जब मुस्लिम बहनों को आत्मसम्मान का अधिकार दिया जाता है, जब गरीब की थाली में अनाज पहुंचता है, जब उसके घर में नल जल योजना के माध्यम से जल पहुंचता है, तो यह तमाम चीजें व्यापक स्तर पर लोगों का जो एक विचार है, जो सोचने का दृष्टिकोण है, उसको प्रभावित करती हैं। अपने आसपास जो व्यक्ति रहता है वो जब जनता के बीच से आवाज़ सुनता है तो उसने अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से यह निर्णय लेता है कि हमें इस विचार धारा को आत्मसात करना है, तो स्वाभाविक तौर पर हम तो उनका खुले हृदय के साथ स्वागत करते हैं। और अपने दल के भीतर भी एक व्यवस्था हम संचालित करते हैं कि लोगों को हर काम के लिए कार्यकर्ता हो और हर कार्यकर्ता के पास काम हो, उसी मानसिकता के साथ दल
दल आगे बढ़ता है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि पूरी हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको चुनाव में क्यों उतरना पड़ा। अगर आप पूरे देश में कहीं भी किसी भी अंचल में जाएंगे तो आपको यह चीज़ स्पष्टता के साथ समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कंफर्टेबल पोजीशन पर है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है अपनी साख को बचा कर रखने के लिए या फिर एक कंफर्टेबल नंबर ऑफ सीट्स लेकर के आने के लिए। लेकिन आप जहां एक और देखेंगे कितना बेहतर स्थिति में होने के बावजूद भी केंद्र का हमारा जो सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका को समझा है और उसके निर्वहन के लिए हर संभव प्रयास किया है। हर स्तर पर काम कर रहे हैं। बूथ सशक्तिकरण के अनेक प्रतिमान हमने स्थापित किए हैं। केंद्र की सरकार की तमाम हमारी डिलीवरेबल स्कीम्स हैं जिनका हमको फायदा मिल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी तमाम लोग जनता के बीच उतर गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अंतोगत्वा जनता के बीच जाना, उनसे संवाद स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना और अपने लिए मत का एक प्रकार से उनसे मांग करना, यह कोई अहंकार या दंभ का विषय नहीं है, यह तो जनसेवक का कर्तव्य है। तो प्रधानमंत्री समेत पूरा नेतृत्व आ गया, लेकिन कांग्रेस चूंकि सामंतवादी मानसिकता के साथ ग्रसित है, इसलिए इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी आज जनता के बीच जाने में उनको आपत्ति नजर आ रही है। और स्वाभाविक तौर पर जनता भी उसी के साथ जुड़ती है जो उनके सुख दुख, उनकी तकलीफ, उनकी समस्याओं को उनके बीच जाकर के समझता है और सरकार में आने के पश्चात उन चीज़ों को समझने के पश्चात, देखने के पश्चात नीतियों का निर्माण करता है। और यही कारण है, इसी हमारे संपर्क और संवाद का माध्यम यह है कि आज इतनी लोक कल्याणकारी और सीधे तौर पर लोगों के हितकारी योजनाओं को हमने बनाया है और उसको सुचारू रूप से संचालित किया है, जिसके कारण आज जनता का विश्वास मोदी की गारंटी पर है, प्रधानमंत्री जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। और अब की बार 400 के पार के नारे को जीवंत हमने नहीं किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है, देश के आम जनमानस ने किया है, जो इस देश की सनातन चेतना को मानते हैं, जो इस देश के दुनिया में सर्वोच्च माँ भारती के वैभव को समझते हैं कि वह परम स्थान तक पहुंच सकता है। वह तमाम लोग हमारे लिए संकल्पित होकर के इस बार चुनाव में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, एक प्रश्न और, कांग्रेस की चुनौती को कैसे देखते हैं? और कमलनाथ जो कल तक सभी 29 सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, मेहनत करते थे, इस बार सिर्फ अपनी बेटी को जिताने के लिए ही केंद्रित होकर रह गए छिंदवाड़ा में। देखिए, पुत्र मोह की वानगी तो कांग्रेस ने अनेकों अवसरों पर देखी। हमने एक के बाद एक नेताओं को अपने पुत्र मोह में पार्टी को तिरस्कृत और तिलांजलि देते हुए देखा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, चाहे वह स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी हों, सोनिया गांधी जी हों, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों। इस प्रकार से कांग्रेस में नेताओं की श्रृंखला है जहां नेताओं ने अब राष्ट्रीय हितों से ऊपर, पार्टी के हितों से ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने पुत्र, सुपुत्र और भतीजे और इस प्रकार से अपने परिवार का ही ताना बाना बुनने के लिए प्रयास किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में आपको कभी यह स्थिति नजर नहीं आएगी। प्रत्येक नेता उस विचार के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, दल के लिए काम करता है और उसके बाद अगर कोई गुंजाइश बचती है तो स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मध्य प्रदेश की अगर हम 29 सीटें जीतने जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर छिंदवाड़ा भी उसमें सम्मिलित है। वहाँ पर हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं ने जमीन के स्तर पर बहुत ही अभूतपूर्व मेहनत की है और इस बार परिणाम भी अपने आप में अप्रतिम होने जा रहे हैं। और जो सबसे समझने वाली बात है, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का लंबे वक्त तक संचालन किया, लेकिन जैसे ही वह उस पद से हटे उन्होंने स्वयं को एक सीट में सीमित कर लिया। तो यह तो कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब होना चाहिए। कितना वरिष्ठ, इतना अनुभवी नेता अगर मात्र एक सीट तक सीमित है। और जीतू पटवारी जी जो जादूगर हैं, जादूगर जीतू के समान हैं, जब से अध्यक्ष बने हैं उनके एक एक करके नेता कार्यकर्ता लगातार गायब हो रहे हैं। तो इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिपक्ष का जो उनको उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था, उसका निर्वहन करने में भी पूरी तरीके से अक्षमता प्रदर्शित की है। और स्वाभाविक तौर पर जनमानस का विश्वास एक विपक्ष के रूप में भी वह हासिल कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवम शुक्ला जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मध्य प्रदेश से संबंधित मुद्दों और यहाँ तक कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।